हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज ये मेरे पास कमेंट आया है जिसमें ये पेरेंट्स ने लिखा है कि मेरा बच्चा जो है वो हर वक्त चीज़ों को घुमाता रहता है, गोल गोल घुमाता रहता है और उसके साथ ही अपने हेड को भी राउंड राउंड घुमाता रहता है। सो स्पिनिंग, जंपिंग और इस तरह से जो हेड को राउंड राउंड घुमाना है ये क्लियरली लिंक्ड होता है वेस्टिबुलर सिस्टम से। तो इसके लिए डेफिनेटली हम लोगों को वेस्टिबुलर सिस्टम की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो जहाँ पे बच्चा बॉडी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सीख कर रहा है, यानी कि हैंड फ्लैपिंग बहुत ज़्यादा है, हेड को राउंड राउंड घुमाना है, या कोई भी बॉडी का कोई भी मूवमेंट है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, जहाँ पे बॉडी मूवमेंट को बच्चा बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, सीख करता है, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी। तो जैसे हर जो भी सेंसरी इश्यूज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चाहे आप विजुअल को ले लो, ऑडिटरी को ले लो, ओरल को ले लो, तो सब में आपको हाइपो भी दिखेगा और हाइपर भी दिखेगा। हाइपो का मीनिंग बेसिकली जहाँ पे भी हाइपो वर्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ज़्यादा सेंसरी सीकिंग बिहेवियर होगा। अगर विजुअल का हाइपो है तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेज करना है, लाइटनिंग को देखना है। और अगर विजुअल हाइपर है तो मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है लाइट के लिए, वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए देख नहीं सकता है। इवन वो बच्चे सनलाइट से डरते हैं, ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी तो उससे डरेंगे। सिमिलरली ऑडिटरी में भी आपको हाइपो और हाइपर दोनों ही चीज़ें बच्चों में दिखती हैं। जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा नॉइज़ सीकिंग करता है तो मीन्स हाइपो है वो। और अगर वो बच्चा बहुत नॉइज़ से उसको प्रॉब्लम है, ईयर्स पे हैंड रख रहा है, तो इट मीन्स बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हाइपोसेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी, हर सेंसरी इशू में आपको दो तरह के ही सिम्टम दिखेंगे, दो तरह की कैटेगरी अपने बच्चे में दिखेगी। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मेरे बच्चे को विजुअल सेंसरी इशू है तो वो हाइपो है या हाइपर है, अगर ऑडिटरी सेंसरी इशू है तो वो हाइपो है या हाइपर है। सारे सेंसरी इश्यूज़ में, स्मेल में भी आपको देखना है हाइपो है या हाइपर है। हर चीज़ में, हर सेंसरी इशू में, जितनी भी हमारी 5 सेंसेस रहती हैं उनमें आपको पहले फाइंड आउट करना है कि मेरा बच्चा हाइपो है या हाइपर है। अगर उसका ज़्यादा सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है तो वो हाइपो है, और अगर वो चीज़ों से डरता है, बहुत कम सेंसरी इनपुट ले पा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो हाइपर है। जहाँ पे आपको फियरफुल बिहेवियर दिखता है, जैसे होता है ना कुछ बच्चे सीढ़ियों में चढ़ने से भी डरते हैं, स्विंग में भी झूलने से डरते हैं, तो वो हाइपर कैटेगरी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा हाँ विजुअल सेंसरी इशू का वीडियो है, ये एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। नहीं, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंसरी इशू हाइपो है या हाइपर में आ रहा है, आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, उसके बाद आपको वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो फॉलो करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये पेरेंट्स लिख रहे हैं इनका ये है कि स्पिनिंग ज़्यादा करता है, तो डेफिनेटली ये बच्चा जंपिंग भी करता होगा, अपने हेड को अगर घुमा रहा है तो अपनी मूवमेंट को वो एंजॉय कर रहा है, हो सकता है उसमें हैंड फ्लैपिंग भी ज़्यादा हो, रेपिटेटिव बिहेवियर, तो ये वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लोगों को कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। अर्नब की अगर बात करूं, अर्नब में भी रेपिटेटिव बिहेवियर हैं। बेसिकली हर ऑटिस्टिक बच्चे में रेपिटेटिव बिहेवियर होते ही होते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अर्नब को भी चीज़ों को स्पिन करना अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी उसको जुकाम होगा, कोल्ड होगा, मैं उसको हैंकी दूंगी ना तो वो हैंकी को भी राउंड राउंड घुमाते रहता है ऑल द टाइम। अगर हैंकी रहेगा उसके सामने तो वो हैंकी को घुमाते रहेगा। कोई भी चीज़ है तो उसको भी स्पिन करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। बॉडी मूवमेंट को वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। उसका बॉडी मूवमेंट क्या रहता है, समटाइम्स वो अगर फ्री है तो खड़े होके वो खुद ही राउंड राउंड घूमता रहता है, या इधर से उधर जो है वो समटाइम्स चलना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ से साफ पता चलता है कि उसको भी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो बहुत पसंद है। हालांकि ये बिहेवियर पहले बहुत ज़्यादा था, अभी ये माइल्ड फॉर्म है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सेंसरी इश्यूज़ को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल माइल्ड लेवल पे ऊपर ले आ सकते हैं। तो माइल्ड लेवल के ऊपर लाने के लिए हमें कुछ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में स्पेशली वेस्टिबुलर हाइपो अगर सेंसरी इशू की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले बहुत अच्छा जो आपको हेल्प करता है वो साइकिलिंग बहुत अच्छे से हेल्प करती है। क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम में हम लोगों को कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होती है जिसमें बॉडी का बैलेंस, कोऑर्डिनेशन बने, तो साइकिलिंग से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है गाइस। अर्नब को
वेस्टिबुलर सेंसरी इशू में साइकिलिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि बहुत कम एज में हम लोगों ने साइकिलिंग उसको स्टार्ट कर दी थी और अभी भी हम लोग डेली उसको करवाते हैं साइकिलिंग। साइकिलिंग में आप देखो कितने सारे सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे का बैलेंस बनता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है और आई ट्रैकिंग। आप देखो कितना उसमें बच्चे को बिल्कुल मतलब आप एक तरह से देखो कि कितना अवेयर रहना पड़ता है अपनी सराउंडिंग की तरफ, कितना बैलेंस का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बोलूँगी कि नंबर 1 एक्टिविटी जो वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी के लिए अगर मैं रेकमेंड करूँगी तो मैं साइकिलिंग को रेकमेंड करूँगी। सेकंड एक्टिविटी मैं रेकमेंड करूँगी गाइस स्विंग भी इसमें हेल्प करता है, क्योंकि स्विंग में बच्चे को बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो मिलता है वो मिल जाता है। एंड देन आप अगर स्विंग को अगर राउंड राउंड करते हैं, जैसे हम लोग करते थे ना बचपन में, स्विंग को थोड़ा राउंड राउंड घुमा के फिर वो स्पिनिंग उसमें होती थी, उस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें भी बच्चे को वो जो डिज़ायर सेंसरी इनपुट है वो बच्चे को मिल जाता है। आपने देखा होगा ये बच्चे नहीं तो अकेले में बैठ के बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते रहते हैं, तो वो मूवमेंट उनको कहाँ से मिलती है? स्विंग से मिलती है। उसी तरह से फ्लोर पे रोल करने वाली जो एक्टिविटीज़ है वो भी इसमें बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। तो ये कुछ सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं, और स्लाइड में अप डाउन करना ये भी इसमें हेल्प करेगा आपको। तो ये कुछ सिंपल सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डेली पार्क के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे हम फॉलो कर सकते हैं, और मुझे तो डेफिनेटली इन्हीं एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अर्नब में ये इश्यूज अभी भी हैं, लेकिन इतने माइल्ड फॉर्म में हैं कि मतलब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि जब कम एज है, 3-4 ईयर 2 ईयर के बच्चे हैं, तो आप देखोगे कोई भी सेंसरी इशू है, बच्चा 24 घंटे पूरा दिन उन एक्टिविटी में सेंसरी स्टीमिंग बिहेवियर में अपने आप को एंगेज रखते हैं। तो वहाँ भी आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दिन में 3 राउंड आपको ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी के करवाने चाहिए। उसके बाद जब बच्चा खुद को एंगेज कर लेता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने आप सब जो भी सेंसरी इश्यूज होते हैं डेली लाइफ में, बच्चे को वो सेंसरी इनपुट अपने आप मिल जाता है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ से। तो अगर बच्चा प्रॉपरली एंगेज है तो मैं बोल सकती हूँ कि सेंसरी इश्यूज जो हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप बच्चे को प्रॉपरली एंगेज रख रहे हो तो सेंसरी इश्यूज का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। तो अर्नब में सारे सेंसरी इश्यूज अभी माइल्ड फॉर्म में हैं, तो वर्बल स्ट्रीमिंग उसमें अभी ज़्यादा है, क्योंकि वो लैंग्वेज से भी कनेक्टेड होता है, क्योंकि लैंग्वेज उसका फुली डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से भी वर्बल स्ट्रीमिंग और सेल्फ टॉक जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी सेंसरी इश्यूज उसमें ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फॉर्म में है, तो वो उसी से सॉल्व होता है गाइस। तो कोई भी सेंसरी इश्यूज है, आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ को भी ट्राई करना है, और साथ में दूसरी चीज़ है एक प्रॉपर रूटीन को आपको फॉलो करना होता है। तो उससे जो क्या है, बच्चे को फ्री टाइम बहुत कम मिलता है। एक रूटीन जब आप बनाते हैं टास्क की, तो फ्री टाइम बहुत कम मिलता है, तो सेंसरी स्टीमिंग का इतना टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे को। तो उससे अपने आप जो आप रूटीन बनाते हो, टास्क बनाते हो, अपने आप मीनिंगफुल वे में बच्चे को वो सेंसरी इनपुट मिलता रहता है, तो इतना ज़्यादा फिर आपको बाद में एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बड़ी एज में सेंसरी एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ करवाने की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो इट मीन्स आप बच्चे को अच्छी तरह से एंगेज नहीं कर पा रहे हो। 9, 10, 11, 12 ईयर का बच्चा अगर पूरा दिन अपने आप को सेंसरी बिहेवियर में इन्वॉल्व रख रहा है गाइस, तो उसके पीछे यही वजह होती है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ भी आपने बंद कर दी हैं, और साथ में आप बच्चे को प्रॉपरली एंगेज भी नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको सेंसरी इशूज़ जो हैं वो ज़्यादा दिखेंगे बच्चे में। तो 2 सॉल्यूशन हैं इन सारी चीज़ों के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ और दूसरा बच्चे को एंगेज रखना। और आप देखोगे टाइम के साथ साथ आपको एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही होना चाहिए कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, 9, 10 टीनेज में पहुंच रहा है, तो इस तरह से होना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी ज़रूरत आपको कम पड़नी चाहिए। नेचुरल वे में मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में बच्चे को वो सेंसरी इनपुट मिलना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब तक बच्चा अर्ली एज में है, 5-6 ईयर तक है, तब तक आप फुल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर जोर दो, सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज़ के ऊपर जोर दो। लेकिन उसके बाद आप ट्राई करो कि बच्चे का एक फिक्स शेड्यूल बने, रूटीन बने, जिसमें बच्चा खुद से अपने आप को एंगेज करे, अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट करे, और नेचुरल वे में वो सेंसरी इनपुट जो है वो बच्चे को मिलता रहे, ताकि बच्चे को स्ट्रीमिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। यही सॉल्यूशन है गाइस। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ कराते आप सोचो कि अगर आप बच्चे को एंगेज नहीं कर रहे हो, आपने एक फिक्स रूटीन बच्चे का नहीं बनाया, या बच्चा इस लेवल पे नहीं आया कि वो खुद को एंगेज कर पा रहा है, तो
और आप ये एक्सपेक्ट करके रखोगे कि मैं पूरी उम्र, तो हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ बच्चे को बिठा के तो नहीं करवा सकते ना, किसके बस में है ये चीज़। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए हैं कि ताकि बच्चे को आप उस लेवल पे लेके आओ जहाँ पे बच्चा खुद को एंगेज करे अपने आप, और एक मतलब इस लेवल पे आपको बच्चे को लाना है, तभी आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्टिविटीज़ जो है उनको छोड़ पाओगे। तो धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना है, बच्चे को मीनिंगफुल में एक रूटीन बनाओ आप। उसका रूटीन बनाना भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है गाइस। दिन में आप एकेडमिक की एक्टिविटीज़ रखो, बच्चे का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विंग, ये सब एक्टिविटीज़ आप रख सकते हो। बीच में आप ड्राइंग की एक्टिविटीज़ रख सकते हो। बच्चे को दिन में आपने जैसे कलरिंग करने के लिए दे दिया, बीच में जैसे आपने लैंग्वेज के ऊपर तो डेली हम लोगों को काम करना पड़ता है, लैंग्वेज के ऊपर आपने वर्क करने के लिए दे दिया। उसकी कोई स्किल है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जैसे अर्नब को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी उसको टाइम देना पड़ता है। लॉजिकल थिंकिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं। इस तरह से बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने बच्चे का रूटीन जो है वो बनाना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम जो मेरे बच्चे का रूटीन है वही आपके लिए काम कर जाए, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करूंगी गाइस। आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।